नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम चैप्टर 70 यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नाम सुनकर लगता है कोई परमानेंट भारी भरकम सरकारी डिपार्टमेंट होगा, है ना, जैसे कोई मिनिस्ट्री हो। पर सोर्स मटेरियल कहता है कि ये कुछ अलग है। क्या है ये असल में? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वैसा परमानेंट सेटअप नहीं है जैसा नाम से लग सकता है। बेसिकली ये केंद्र सरकार द्वारा टाइम टू टाइम बनाई गई एक एक्सपर्ट बॉडी है। अच्छा, एक्सपर्ट बॉडी। हाँ, और जिसका रोल एडवाइजरी है, यानी सलाहकार, सरकार को कानून के मामलों में सलाह देना। अच्छा, एडवाइजरी बॉडी। पर खास बात इसमें यह है, जैसा सोर्स बताता है, कि ये नॉन स्टैट्यूटरी है। इस टर्म को थोड़ा खोलेंगे। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब क्या फंडा है इसका? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है कि इसे पार्लियामेंट के किसी एक्ट, किसी कानून के जरिए नहीं बनाया गया है। जैसे देखिए, इलेक्शन कमीशन है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ, संविधान में है। या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से बनी है। लेकिन लॉ कमीशन ऐसा नहीं है। इसे सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी एक सरकारी आदेश से बनाती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब सरकार जब चाहे एक ऑर्डर निकाल कर इसे बना सकती है, और ये मतलब टेम्पररी होती है फिर? एग्जैक्टली सरकार इसे एक फिक्स टेन्योर के लिए बनाती है। मतलब एक तय समय के लिए, आमतौर पर 3 साल के लिए। कार्यकाल पूरा होने पे ये डिसॉल्व हो जाती है और फिर सरकार जरूरत महसूस होने पे नया कमीशन बनाती है। अच्छा, तो ये कंटिन्यूस बॉडी नहीं है, बल्कि पीरियोडिक है, मतलब समय समय पर बनती है। और ये आदेश कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जारी करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हाँ, और हर कमीशन का अपना एक स्पेसिफिक मैंडेट या कह लीजिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है। मतलब उन्हें क्या काम करना है, किन मुद्दों पर सलाह देनी है। इंटरेस्टिंग। मतलब पार्लियामेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, सीधे सरकार का फैसला। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता होगा शायद सरकार को, या शायद कंट्रोल भी। अच्छा, एडवाइजरी है तो सलाह किस चीज पर देती है? सरकार के पास तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल जैसे बड़े लीगल एडवाइजर्स होते ही हैं। तो लॉ कमीशन का स्पेसिफिक काम क्या है फिर? क्या अलग करती है ये? हाँ, देखिए, वो जो अटॉर्नी जनरल वगैरह हैं, वो सरकार को डे टू डे लीगल मामलों में, कोर्ट केसेस वगैरह में एडवाइस करते हैं। लॉ कमीशन का फोकस ज्यादातर लॉ रिफॉर्म पर होता है, बड़े पिक्चर पर। इसका मुख्य काम है पूरे लीगल सिस्टम को एग्जामिन करना और लेजिस्लेटिव मेजर्स सुझाना। मतलब कानून में क्या बदलाव लाए जाए, खासकर कानूनों को कंसोलिडेट और कॉडिफाई करने के लिए। कंसोलिडेट और कॉडिफाई, ये शब्द अक्सर सुनते हैं लीगल डिस्कशंस में। इनको आसान भाषा में समझाइए ना, जैसे हम अपने दोस्तों को समझाते हैं। क्या मतलब है इनका? जरूर। देखिए, कंसोलिडेट करने का मतलब है किसी एक सब्जेक्ट पर, मान लीजिए बिखरे हुए कई कानून हैं, छोटे छोटे एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव कानून बना देना। जैसे सोचिए, स्टूडेंट लाइफ में होता है ना, हिस्ट्री के नोट्स थोड़े इस कॉपी में, थोड़े उस रजिस्टर में, थोड़े दोस्तों से लिए हुए। हाँ, बिल्कुल। एग्जाम से पहले सब कबाड़ इकट्ठा करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो उन सबको एक जगह लाके लॉजिकली अरेंज करके एक मास्टर नोट्स बना लेते हैं ना। बस वैसा ही है कंसोलिडेशन। इससे क्लैरिटी आती है, पता चलता है कि इस सब्जेक्ट पर बस यही एक कानून पढ़ना है। कंफ्यूजन कम होता है। बढ़िया एग्जाम्पल, बिल्कुल क्लियर हो गया। और कॉडिफाई, ये क्या चीज है? कॉडिफाई का मतलब है अनरिटन लॉज या कस्टम्स को, या फिर जो कोर्ट जजमेंट से प्रिंसिपल्स निकले हैं, केस लॉ, उनको सिस्टमैटिकली लिखकर एक स्टैट्यूट, एक फॉर्मल कानून का रूप दे देना। जैसे मान लीजिए किसी कम्युनिटी में शादी ब्याह के कुछ रिवाज चले आ रहे हैं सदियों से, पर कहीं लिखे हुए नहीं हैं। हाँ, होते हैं। तो उनको बाकायदा स्टडी करके रूल्स बनाकर एक एक्ट का रूप दे देना, वो कॉडिफिकेशन हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह इसी प्रोसेस के उदाहरण हैं एक तरह से। अच्छा, मतलब जो लिखा नहीं था उसे लिख दिया। हाँ, इससे यूनिफॉर्मिटी आती है, मतलब सब पर एक जैसे नियम लागू होते हैं, और सर्टेनिटी आती है, पता होता है कि कानून क्या है। तो कमीशन का काम है देखना कहाँ कंसोलिडेशन की जरूरत है, कहाँ कॉडिफिकेशन की, और ये भी देखना कि कौन से पुराने कानून आउटडेटेड हो गए हैं। जैसे घर में पुराने कपड़े होते ना, जो अब फिट नहीं होते या फैशन से बाहर हो गए। हाँ, बिल्कुल। अलमारी भरी रहती है उनसे। बस, तो वैसे ही कानूनों को पहचानना और उन्हें हटाने की सिफारिश करना, रिपील करना। और सबसे ज़रूरी आज की ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ज़रूरी है, समाज बदल रहा है,
तो इन सब के लिए नए कानून बनाने या मौजूदा कानूनों में बदलाव की सिफारिश करना। ओके ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो ये एक तरह से कानूनों का, जैसा पिछली बार कहा था, हेल्थ चेकअप करती है और फिर प्रिस्क्रिप्शन देती है, ये कानून आउटडेटेड है, इसे हटाओ, रिपील करो। इन बिखरे कानूनों को मिलाकर एक बनाओ, कंसोलिडेट करो, इस नए इशू पर कानून बनाओ, न्यू लेजिस्लेशन। सब समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ये प्रिस्क्रिप्शन मानने के लिए बाध्य है? क्या इनकी सिफारिशें बाइंडिंग होती हैं? क्योंकि आपने कहा एडवाइजरी, सोर्स भी यही कहता है। बिल्कुल सही सवाल, और यही इसका क्रक्स है, मतलब सबसे अहम बात। इसकी सिफारिशें प्योरली एडवाइजरी होती हैं, प्योरली, सरकार पर बाइंडिंग नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सरकार चाहे तो माने, चाहे तो ना माने, या फिर रिकमेंडेशन में कुछ फेरबदल करके, मॉडिफाई करके माने। कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि कमीशन ने कह दिया तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब इतने बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस इसमें होते हैं, इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च करके रिपोर्ट देते हैं, और फिर सरकार कह सकती है थैंक यू, विल कीप इट इन माइंड। इसका मतलब तो कमीशन की पावर काफी लिमिटेड हो गई, इफेक्टिवनेस पर सवाल उठता है। देखिए, एक तरह से हाँ, डायरेक्ट पावर लिमिटेड है। कमीशन कानून बना नहीं सकती, सिर्फ सुझा सकती है। लेकिन उनकी रिकमेंडेशंस का वजन होता है, इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, मीडिया में डिस्कस होती हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में, एकेडमिक्स में डिबेट होती हैं। अच्छा, पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। हाँ, तो सरकार पर एक मॉरल और इंटेलेक्चुअल प्रेशर बनता है। अगर रिकमेंडेशंस बहुत लॉजिकल हैं, पब्लिक गुड में है और एविडेंस बेस्ड है, तो सरकार के लिए उसे फ्लैटली इग्नोर करना पॉलिटिकली आसान नहीं होता। और सरकार अक्सर इन रिकमेंडेशंस को सीरियसली लेती है, भले ही उन्हें लागू करने में समय लगे या मॉडिफिकेशन के साथ करे। कई महत्वपूर्ण कानून लॉ कमीशन की सिफारिशों पर ही बने हैं या बदले गए हैं। गॉट इट। मतलब डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं, पर इन्फ्लुएंस जरूर है, परसुएसिव वैल्यू है। अब जरा इसके इतिहास पर चलते हैं। सोर्स बताता है कि कोई आजादी के बाद का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी जड़ें तो ब्रिटिश इंडिया में है। ये बात दिलचस्प है। हाँ, काफी गहरी जड़ें हैं। अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी में भारत में 4 लॉ कमीशंस बनाए थे, 4 ऑफ देम। पहला बना था 1834 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत, और इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मकॉले। लॉर्ड मकॉले, अरे हाँ, ये नाम तो हर स्टूडेंट ने सुना होगा, इंडियन पीनल कोड वाले, है ना? और वो कंट्रोवर्शियल मिनट ऑन एजुकेशन वाले भी। वही, मकॉले का कंट्रीब्यूशन इंडियन लॉ में बहुत सिग्निफिकेंट है, खासकर आईपीसी के ड्राफ्टिंग में। हाँ, इन शुरुआती 4 कमीशंस ने इंडियन स्टैट्यूट बुक यानी भारतीय कानूनों के संग्रह को शेप देने में जबरदस्त भूमिका निभाई। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा काम था वो। उन्होंने इंग्लिश लॉज को आधार बनाया, पर यह भी कोशिश की कि उन्हें इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया जाए। मतलब आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं किया। अच्छा, तो जैसे कौन कौन से मेजर लॉज इन ब्रिटिश एरा कमीशंस की देन है जो आज भी रेलेवेंट हैं? सोर्स में कुछ नाम दिए हैं शायद। अरे, कई फाउंडेशनल लॉज जो आज भी हमारी लीगल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है बिल्कुल। आईपीसी 1860 तो है ही। सोचिए, क्राइम और पनिशमेंट का पूरा ढांचा, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का शुरुआती ढांचा भी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अरे, बिजनेस से लेकर रोजमर्रा की कितनी डील्स, एग्रीमेंट इसी पर चलती हैं। हाँ, ये तो बहुत बेसिक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कोर्ट में क्या सबूत माना जाएगा, कैसे पेश होगा, ये तय करता है। कितना क्रूशल है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, लीज, मॉर्गेज के नियम, ये सब इन्हीं कमीशंस की सिफारिशों पर बने। कल्पना कीजिए, 150 साल से ज्यादा पुरानी ये कानून आज भी, हाँ, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स के साथ, हमारी लीगल रियलिटी का इतना बड़ा हिस्सा है। वाह, ये सच में रिमार्केबल है। मतलब आज हम जिन कानूनों से गवर्न होते हैं उनमें से कई की नींव अंग्रेजों के ज़माने में इन लॉ कमीशंस ने रखी थी। ये जानना ज़रूरी है कि ये लेगेसी आज भी जारी है। कमाल है। अच्छा, पहला कमीशन तो 1834 में मकौले के अंडर था। बाकी 3 कब बने और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये भी बताइए ज़रा। हाँ, तो दूसरा लॉ कमीशन बना 1853 में। इसके चेयरमैन थे सर जॉन रोमेली। सर जॉन रोमेली, ओके। तीसरा बना 1861 में। उसके भी चेयरमैन सर जॉन रोमेली ही थे। अच्छा, दोबारा वही। हाँ, और फिर चौथा आखिरी ब्रिटिश एरा का कमीशन वो 1879 में बना। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर विटनी स्टोक्स।
इन चारों में मिलकर भारत के लिए एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया था, जिस पर आगे चलकर इमारत खड़ी हुई। ठीक है, तो ये हुई ब्रिटिश राज की कहानी। अब आते हैं आज़ादी के बाद। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में अपना संविधान लागू हुआ। संविधान में फंडामेंटल राइट्स आए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीएसपी आए। इसने तो लॉ रिफॉर्म की पूरी सोच ही बदल दी होगी। अब कानून सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत चलाने या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं थे, अब तो लोगों के राइट्स और वेलफेयर के लिए बनने थे। एक सोशल रेवोल्यूशन का टूल बनना था कानून को। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान ने लॉ रिफॉर्म को एक नई दिशा दी, एक नया पर्पस दिया, एक नई जान फूकी उसमें। फंडामेंटल राइट्स ने तो लक्ष्मण रेखा खींच दी कि कोई भी कानून सिटीजन्स के बेसिक राइट्स नहीं छीन सकता। आर्टिकल 13 याद है ना? हाँ, जुडिशियल रिव्यू वाला। हाँ, और डीपीएसपी ने सरकार को गाइड किया कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कैसे कानून बनाने चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना, ये सब दिशाएं दी। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई संविधान में, आर्टिकल 372। आर्टिकल 372 क्या था उसमें? उसमें ये कहा गया कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून भारत में लागू थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, वो तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बदलती या रिपील निरस्त नहीं करती। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। मतलब आजादी मिलते ही सारे पुराने कानून, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, वो एकदम से खत्म नहीं हो गए, वो चलते रहे। हाँ, चलते रहे। तो फिर आजादी के बाद एक नए लॉ कमीशन की जरूरत क्यों महसूस हुई? पार्लियामेंट तो थी ही, कानून बदलने या नए बनाने के लिए वो क्यों नहीं कर सकती थी ये काम? जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि आजादी के बाद भारत की जरूरतें, समाज की एस्पिरेशंस, उम्मीदें बिल्कुल बदल चुकी थीं। वो पुराने कानून जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में बने थे, उनमें से कई अब नए डेमोक्रेटिक सेटअप और सोशल वैल्यूज से मेल नहीं खाते थे, आउटडेटेड लगते थे या अनफेयर लगते थे। प्लस संविधान के जो ऊंचे आइडियल्स थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनको जमीन पर उतारने के लिए लॉज में ट्रांसलेट करने का बड़ा काम था। हाँ, ये तो है। सिर्फ संविधान बना देना काफी नहीं था। बिल्कुल। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, लीगल सर्कल्स में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच ये आवाज उठी, ये मांग उठने लगे कि एक परमानेंट या कम से कम पीरियोडिक बॉडी होनी चाहिए जो सिस्टमैटिक तरीके से गहराई से मौजूदा कानूनों को स्क्रूटिनाइज करे, देखे कि कौन से आउटडेटेड हैं, कौन से संविधान के स्पिरिट के खिलाफ हैं, कौन से लॉज में गैप्स हैं, और फिर नए भारत की जरूरतों के हिसाब से लॉ रिफॉर्म के लिए कॉन्क्रीट प्रपोजल्स दे, ठोस सुझाव दे। मतलब रिसर्च बेस्ड सुझाव। हाँ, ये काम पार्लियामेंट खुद सेशन के दौरान अपने लिमिटेड टाइम में और बाकी लेजिस्लेटिव बिजनेस के दबाव में ठीक से नहीं कर सकती थी। इसके लिए डेडिकेटेड रिसर्च, कंसल्टेशन और एक्सपर्टीज चाहिए थी। मेक सेंस। जैसे घर की पुरानी वायरिंग को बदलना पड़ता है नई अप्लायंसेज और ज्यादा लोड के लिए, वैसे ही लीगल सिस्टम को भी अपग्रेड करने की जरूरत थी नए कॉन्स्टिट्यूशन और नई एस्पिरेशंस के लिए। तो सरकार ने इस मांग पर क्या एक्शन लिया? सुनी सरकार ने? हाँ, सरकार ने इस मांग को माना। उस समय नेहरू जी की सरकार थी और वो लॉ रिफॉर्म को लेकर काफी कीन थे। और 1955 में आजाद भारत का पहला लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया। 1955 में? ओके। इसका टेन्योर भी 3 साल रखा गया, जैसा अंग्रेजों के जमाने में भी होता था। और इसके पहले चेयरमैन बने एमसी सेटलवाड। एमसी सेटलवाड, अरे वाह! भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अटॉर्नी जनरल। बहुत बड़ा नाम लीगल हिस्ट्री में। उनकी तो किताबें भी पढ़ते हैं लॉ स्टूडेंट्स। हाँ, बिल्कुल। बहुत रिस्पेक्टेड फिगर थे। तो उनके नेतृत्व में 1955 से ये सिलसिला शुरू हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ कमीशंस का। तो 1955 से ये चला आ रहा है। हाँ, तब से लेकर अब तक, जैसा सोर्स बताता है, 21 और लॉ कमीशंस बनाए जा चुके हैं। 21 और? मतलब 1955 वाले को मिलाकर कुल 22। हाँ, कुल मिलाकर 22 कमीशंस बन चुके हैं आजादी के बाद। 2020 में 22वें के गठन के हिसाब से हर कमीशन का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का रहा है और हर एक को सरकार ने स्पेसिफिक इश्यूज या एरियाज ऑफ लॉ पर फोकस करने को कहा। ये कहलाते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जैसे किसी कमीशन को क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पर फोकस करने को कहा, किसी को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, किसी को फैमिली लॉ पर, वगैरह वगैरह। 22 कमीशंस 1955 से अब तक करीब 70 साल हो गए।
ये दिखाता है कि लॉ रिफॉर्म एक वन टाइम इवेंट नहीं है, जैसा आपने कहा। ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सोसाइटी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है। सोचिए, इंटरनेट, एआई आ गया, नए चैलेंजेस आते हैं, तो कानूनों को भी इवॉल्व होना पड़ता है, रुक नहीं सकते। अच्छा, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशंस के अध्यक्ष कौन लोग रहे हैं? क्या हमेशा जजेस ही होते हैं? सोर्स में कई नाम है शायद। ज्यादातर मामलों में हाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ही चेयरमैन रहे हैं। एमसी सेटलवाद के बाद दूसरे चेयरमैन थे जस्टिस टीवी वेंकटरमा अय्यर। फिर जस्टिस जेएल कपूर आए, जो 2 कमीशंस के चेयरमैन रहे। फिर जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर, जो सीजेआई भी रहे। जस्टिस एचआर खन्ना इमरजेंसी के दौरान अपने फेमस डिसेंटिंग जजमेंट के लिए मशहूर हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े हुए थे। हाँ, जस्टिस खन्ना, अ सिंबल ऑफ करेज। बिल्कुल। फिर जस्टिस के.एन. सिंह, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, जिन्होंने मंडल कमीशन जजमेंट में भी अहम भूमिका निभाई थी। जस्टिस ए.आर. लक्ष्मणन, जस्टिस पी. वेंकटरामा रेड्डी, जस्टिस डी.के. जैन और 21वें कमीशन के चेयरमैन जस्टिस बी.एस. चौहान थे। ये सब जुडिशरी के दिग्गज रहे हैं, जायंट्स ऑफ द लीगल फील्ड। इनकी लीगल एक्सपर्टीज और परसीव्ड इम्पार्शियलिटी, मतलब निष्पक्षता की वजह से इन्हें चुना जाता है। हाँ, ये सब तो बहुत रिस्पेक्टेड नेम्स हैं जुडिशरी से, लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि हमेशा जज ही नहीं रहे, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हाँ, एक्सेप्शंस है, बिल्कुल हैं। जैसे मैंने बताया, पहले चेयरमैन एमसी सेटलवाद खुद अटॉर्नी जनरल थे, जज नहीं थे। इसी तरह 5वें लॉ कमीशन, जो 1968 से 71 तक चला, के अध्यक्ष थे के.वी.के. सुंदरम। के.वी.के. सुंदरम, वो कौन थे? वो एक बहुत सीनियर आईसीएस अफसर थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। बाद में शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे। तो वो जज नहीं थे, ब्यूरोक्रेट थे। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं चेयरमैन। हाँ, तो ये दिखाता है कि सरकार जरूरत के हिसाब से लीगल फील्ड के बाहर से भी एक्सपर्ट्स को चुन सकती है। हालांकि ट्रेंड, मतलब ज्यादातर चलन जजेस को प्रेफर करने का रहा है। इंटरेस्टिंग। तो कॉम्पोजिशन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जी, ये अच्छी बात है। और सबसे लेटेस्ट कमीशन 22वां वाला, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, 22वां लॉ कमीशन फरवरी 2020 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका ओरिजिनल टेन्योर फरवरी 2023 में खत्म होना था, लेकिन इसे सरकार ने एक्सटेंड किया है और सोर्स के हिसाब से ये अगस्त 2024 तक कार्यरत है। हो सकता है इसे और एक्सटेंशन मिले, ये देखना होगा। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। वो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ओके। तो ये पूरी कहानी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। कैसे ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है, फिक्स टर्म के लिए। कैसे इसकी जड़ें ब्रिटिश इंडिया में हैं और मकाले जैसे लोगों ने आईपीसी जैसे फाउंडेशनल लॉज की नींव रखी, वो लेगेसी आज भी जिंदा है। और कैसे आज़ादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। एमसी सेटलवाड से लेकर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी तक 22 कमीशंस बन चुके हैं, जो बदलते भारत के लिए कानून सुधार पर सिफारिशें देते रहे हैं, रिसर्च करते रहे हैं, भले ही वो सिफारिशें बाइंडिंग ना हो। एग्जैक्टली। ये लीगल सिस्टम के बैकस्टेज क्रू की तरह हैं, जैसा आपने कहा, जो स्टेज पर दिखने वाले कानूनों के पीछे सिस्टम को स्मूथ और रेलेवेंट बनाए रखने के लिए लगातार काम करता रहता है, रिसर्च करता है, कंसल्टेशन करता है, रिकमेंडेशंस देता है। पर्दे के पीछे का अहम काम। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वालों के मन में भी, आज का जमाना कितना तेज है। टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ग्लोबल इश्यूज सब कितनी तेजी से बदल रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जिसकी सिफारिशें बाइंडिंग नहीं हैं और जो खुद भी परमानेंट नहीं, पीरियोडिक है, क्या वो लॉ रिफॉर्म की इस रफ्तार से कदम मिला सकती है? क्या इसका स्ट्रक्चर और पावर्स आज के चैलेंजेस के लिए एडिक्वेट हैं? क्या इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। इस पर बहस होती रहती है। चलिए इस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस पर चर्चा करेंगे। आखिर ये कमीशन करता क्या है? हाँ, सुनने में बड़ा हेवी सा लगता है लॉ कमीशन। इसमें बड़े लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं, पर सवाल यह है कि इनका रोजमर्रा का काम क्या है और उससे हमारे देश के कानूनों पर और हम पर क्या असर पड़ता है। चलो जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आइवरी टावर वाली एकेडमिक बॉडी नहीं है
जो सिर्फ स्कॉलरली पेपर्स लिखती रहें। हाँ, रिसर्च इसका कोर है, नो डाउट, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन लेजिस्लेटिव प्रोसेस से है, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया से, और अल्टीमेटली समाज पर इसके काम का असर पड़ता है। देखते हैं कि कमीशन को सरकार ने क्या-क्या मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ओके, तो पहली जिम्मेदारी ये है ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो कंप्लीटली इरेलेवेंट हो चुके हैं और जिन्हें सिस्टम से हटाया जा सकता है। बेसिकली लीगल सिस्टम की सफाई, जैसे हम घर में दिवाली की सफाई करते हैं ना, पुराना टूटा फूटा गैर ज़रूरी सामान निकाल बाहर फेंकते हैं, वैसे ही कानूनों के ढेर में से फालतू स्टफ हटाना। हाँ, आप इसे लीगल डिक्लटरिंग कह सकते हैं या लीगल स्प्रिंग क्लीनिंग, बिल्कुल। देखिए, समाज बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, हमारी सोच, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं। अब सोचिए, कोई कानून अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, मान लीजिए 1890 का। उस वक्त के हिसाब से शायद ठीक रहा होगा, पर आज 21वीं सदी में उसका क्या काम? ये कमीशन ऐसे डेडवुड यानी सूखे पत्तों को पहचानता है। और सुनिए, ये सिर्फ बहुत पुराने कानूनों की बात नहीं है। कई बार कोई कानून बनने के 20-30 साल बाद भी ऑब्सलीट हो सकता है, अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? कई बार लगता है कि ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। बिल्कुल। सोचिए, कोई पुराना टेलीग्राफ एक्ट का प्रोविजन हो जो मैनुअल टेलीग्राम भेजने के प्रोसीजर्स बताता हो। आज जब सब कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग और ईमेल पर है, उस प्रोविजन का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। या मान लीजिए किसी पुराने एक्ट में किसी सरकारी फॉर्म को भरने के लिए कार्बन कॉपी लगाने का नियम हो। आज के डिजिटल जमाने में ये बेमानी है। कमीशन ऐसी चीजों को पॉइंट आउट करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है। ऐसे लॉज सिस्टम में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, बेवजह की पेपर वर्क बढ़ाते हैं, और कभी-कभी तो इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अच्छा, इनको हटाने से सिस्टम क्लीन होता है, क्लैरिटी आती है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस पर सैकड़ों ऐसे ऑब्सलीट लॉज रिपील भी किए हैं। अच्छा, ये हुई बात। मतलब ये वाकई में प्रैक्टिकल काम है, सिर्फ किताबी नहीं। एक मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट। पर क्या ये प्रोसेस काफी तेज है? कई बार लगता है कि पुराने कानून सालों साल चलते रहते हैं, हटाया नहीं जाता उनको। ये एक वैलिड पॉइंट है। देखिए, प्रोसेस में समय लगता है, क्योंकि रिपील करने के लिए भी तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, पार्लियामेंट से पास कराना होगा। लेकिन कमीशन का काम है आइडेंटिफाई करके रेकमेंड करना। डिसीजन लेना फिर सरकार का काम है, बट द आइडेंटिफिकेशन इटसेल्फ इज अ क्रूशियल फर्स्ट स्टेप। बहुत जरूरी पहला कदम है ये। ठीक है, अब दूसरे फंक्शन पे आते हैं। ये काफी फंडामेंटल लगता है मुझे। मौजूदा कानूनों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी और संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के आइडियल्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन करना, और फिर ये सजेस्ट करना कि कानूनों को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि वो संविधान के इन ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करें। ये तो एक तरह से कानूनों का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट हुआ। बिल्कुल सही, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट। ये कमीशन के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है यकीनन। हमारी प्रियम्बल क्या है? वो संविधान का इंट्रोडक्शन है, सार है, जो कोर वैल्यूज बताता है। जस्टिस, वो भी कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, ये हमारे देश की बुनियाद हैं। और डीपीएसपी क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए गाइडलाइंस हैं, जो सरकार को बताते हैं कि नीतियों और कानून बनाते समय किन सोशल और इकोनॉमिक गोल्स का ध्यान रखना है, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में प्रयास करना, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना वगैरह वगैरह। हालांकि डीपीएसपी कोर्ट्स में डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री माने जाते हैं, मतलब देश चलाने के लिए मूलभूत हैं। तो कमीशन ये चेक करता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स जो कानून बना रहे हैं, क्या वो वाकई इन आइडियल्स को प्रमोट कर रहे हैं, जमीन पर उतार रहे हैं, या सिर्फ कागज पर ही अच्छे लग रहे हैं। जैसे आपने कहा डीएसपी कहता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, तो क्या हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट वाकई इतने स्ट्रांग हैं, या उनमें लूपहोल्स हैं जिनका फायदा उठाकर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? कमीशन ये सब देखता है। एग्जैक्टली, कमीशन यही एनालिसिस करता है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कमीशन ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कानून सिर्फ टेक्निकली करेक्ट न हो, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, उसकी स्पिरिट के अनुरूप हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्रियम्बल में इक्वालिटी की बात है।
कमीशन एग्जामिन कर सकता है कि विमेन्स राइट से जुड़े कानून या SC/ST कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन के लिए बने कानून क्या जमीनी हकीकत में बराबरी ला पा रहे हैं, क्या उनमें कोई ऐसी कमी है जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, अनजाने में ही सही। कमीशन ऐसी कमियों को उजागर करता है और उन्हें दूर करने के लिए स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देता है, जिसमें नए कानून ड्राफ्ट करने का सुझाव भी शामिल हो सकता है। वाओ, मतलब ये कमीशन सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज नहीं देखता, बल्कि कानून के सोशल इम्पैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट पर भी फोकस करता है। ये तो लॉ को सोशल इंजीनियरिंग का टूल बनाने जैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन के विजन को रियलिटी बनाने की कोशिश। आपने बिल्कुल सही समझा। लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स, इट्स अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कानून सिर्फ नियम नहीं है, ये सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली औजार है। अच्छा, तीसरा फंक्शन है सरकार कमीशन को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर जो लॉ या जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हो, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए कह सकती है। कमीशन उस पर विचार करके सरकार को अपनी रिपोर्ट या व्यूज देता है। इसे आप ऑन डिमांड एडवाइजरी रोल कह सकते हैं। मतलब जब जरूरत पड़ी, सरकार ने पूछ लिया। हाँ, ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट कंसल्टेशन मैकेनिज्म है। बहुत जरूरी मैकेनिज्म है ये। लॉ मिनिस्ट्री या कोई और मिनिस्ट्री यूनियन कैबिनेट के थ्रू कमीशन को कोई खास इशू रेफर कर सकती है। ये कब होता है? कई बार जब सरकार को किसी नए कॉम्प्लेक्स फील्ड में कानून बनाना हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन या क्रिप्टो करेंसी पर लीगल फ्रेमवर्क या डेटा प्राइवेसी लॉज। ये ऐसे एरियाज हैं जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत डीप हैं, बहुत गहरे कानूनी सवाल उठते हैं। तो सरकार को एक इंडिपेंडेंट, वेल रिसर्च्ड ओपिनियन चाहिए होता है। और पुराने लॉज में बदलाव के लिए भी, जैसे अभी हाल में कुछ बड़े लॉज बदले गए। बिल्कुल, जैसे अगर सरकार इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट जैसे फंडामेंटल कानूनों में बड़े चेंजेस करना चाहती है, जैसा कि हाल में हुआ भी है, तो ऐसे बड़े रिफॉर्म से पहले अक्सर लॉ कमीशन से सलाह ली जाती है। कमीशन इन पर डिटेल स्टडी करता है, दुनिया भर के बेस्ट प्रैक्टिसेस देखता है, स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करता है, जैसे लॉयर्स, जजेस, पुलिस, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इन सब से बात करता है, पब्लिक से फीडबैक लेता है और फिर अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देता है। ये रिपोर्ट सरकार के लिए डिसीजन मेकिंग का आधार बनती हैं, एक इम्पोर्टेंट इनपुट होती हैं। तो ये रिकमेंडेशंस सिर्फ सुझाव होती हैं या सरकार पर बाइंडिंग होती हैं? मानना पड़ता है? नहीं, ये रिकमेंडेशंस एडवाइजरी नेचर की होती हैं, बाइंडिंग नहीं। सरकार इन्हें मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन क्योंकि ये रिकमेंडेशंस एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बॉडी द्वारा डीप रिसर्च और कंसल्टेशन के बाद दी जाती हैं, इनकी वेटेज काफ़ी होती है और अक्सर सरकार इन्हें सीरियसली कंसिडर करती है। कई बार कमीशन की रिपोर्ट्स लेजिस्लेटिव चेंजेस का बेसिस बनती हैं, उनसे ही कानून बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, चौथा फंक्शन, ये थोड़ा अलग सा है। अगर सरकार कहे तो कमीशन दूसरे देशों को रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करने के रिक्वेस्ट पर भी विचार करता है। मतलब इंडिया अपनी लीगल एक्सपर्टीज दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकता है लॉ कमीशन के जरिए। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर और हमारे लीगल सिस्टम की मैच्योरिटी को दर्शाता है। देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है और हमारा लीगल सिस्टम, खासकर कॉमन लॉ ट्रेडिशन वाला, काफ़ी डेवलप्ड माना जाता है। कई डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर वो जिनका लीगल सिस्टम भारत जैसा है, जैसे कई अफ्रीकन या साउथ एशियन देश, वो भारत के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमने अपने लॉज में रिफॉर्म कैसे किए, हमने फ्री लीगल एड का सिस्टम कैसे बनाया, हमने लोक अदालतें कैसे इम्प्लीमेंट की, या हमने किसी स्पेसिफिक एरिया, मान लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, में कानून कैसे बनाए। इस तरह के सवाल होते हैं उनके। तो अगर कोई दूसरा देश भारत सरकार से ऐसी मदद मांगता है तो सरकार वो रिक्वेस्ट लॉ कमीशन को फॉरवर्ड कर सकती है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ऐसे रिक्वेस्ट सरकार तक आते हैं और सरकार उन्हें लॉ कमीशन को रेफर कर सकती है। कमीशन फिर देखता है कि वो किस तरह की रिसर्च सपोर्ट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है, रिपोर्ट शेयर करना हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये दिखाता है कि इंडियन लॉ कमीशन की रेप्यूटेशन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी है।
हमारी लीगल स्कॉलरशिप और रिफॉर्म जर्नी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये एक तरह की लीगल डिप्लोमेसी भी है। कमाल है। मतलब हमारा लॉ कमीशन एक तरह से इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट का काम भी कर सकता है। ये तो वाकई देश के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं 5वें फंक्शन पर, जो पर्सनली मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ऐसे सभी कदम उठाना जो कानून और लीगल प्रोसेस को गरीबों की सेवा में लगाने के लिए जरूरी हों। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत होनी चाहिए, पर अक्सर होती नहीं है। ये कमीशन के मैंडेट का एक बेहद जरूरी सोशली रेलेवेंट हिस्सा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A जो डीपीएसपी का हिस्सा है, वो भी कहता है कि स्टेट ये इंश्योर करेगा कि लीगल सिस्टम जस्टिस को इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर प्रमोट करे और फ्री लीगल एड देगा ताकि कोई भी नागरिक इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटीज की वजह से जस्टिस पाने से वंचित न रह जाए। प्रिंसिपल तो यही है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर अलग होती है। हाँ, हम सब जानते हैं। एक आम आदमी, खासकर गरीब या मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आने वाला, उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना कितना मुश्किल है। कानूनों की भाषा इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि समझ ही नहीं आती। वकीलों की फीस अफोर्ड करना मुश्किल, फिर तारीख पे तारीख। एक दिहाड़ी मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़कर कैसे कोर्ट जाएगा? एक गांव की महिला जिसे अपने राइट्स ही नहीं पता, वो कैसे न्याय मांगेगी? ये सब असलियतें हैं। बिल्कुल, इसी गैप को एड्रेस करने के लिए कमीशन काम करता है। कमीशन सोचता है और रेकमेंड करता है कि पहला, कानूनों और लीगल प्रोसीजर्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए ताकि आम आदमी उन्हें समझ सके। क्या लीगल लैंग्वेज आसान हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दूसरा, लिटिगेशन कॉस्ट कैसे कम हो? क्या कोर्ट फीस कम या खत्म की जा सकती है गरीबों के लिए? तीसरा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR मैकेनिज्म्स जैसे लोक अदालत, मीडिएशन, कंसिलिएशन को कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए ताकि मामले कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाएं। इससे कोर्ट का बोझ भी कम होगा। चौथा, फ्री लीगल एड सर्विसेज जो NLSA यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के जरिए मिलती हैं, उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए? क्या उनकी पहुंच बढ़ाई जा सकती है? क्या क्वालिटी ऑफ एड इम्प्रूव हो सकती है? कमीशन ने इस पर कई रिपोर्ट्स दी हैं, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं वो। मतलब ये फंक्शन इंश्योर करता है कि लीगल सिस्टम सिर्फ अमीरों और पावरफुल लोगों का प्लेग्राउंड ना बन के रह जाए, बल्कि वो समाज के सबसे कमजोर तबके को भी इफेक्टिवली सर्व करे। ये प्रियम्बल के सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के वादे को हकीकत बनाने की कोशिश है, जमीन पर उतारने की। एग्जैक्टली। इसका व्यापक महत्व ये है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाने का एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। ये लगातार चलने वाला काम है। और आखिरी, छठा फंक्शन, जो जनरल इंपॉर्टेंस के सेंट्रल एक्ट्स हैं, उन्हें रिवाइज करना ताकि वो सिंप्लीफाई हो सकें और उनमें जो एनोमलीज, एम्बिग्विटीज और इनइक्वालिटीज हैं, उन्हें दूर किया जा सके। बेसिकली कानूनों की लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को फाइन ट्यून करना, उन्हें ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना। हाँ, ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी काम है। कानून बनाते समय या बाद में अमेंडमेंट्स करते करते उनमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जरा इन टर्म्स को समझते हैं आसान भाषा में। अनोमली, विसंगति, मतलब कोई प्रोविजन जो बाकी एक्ट या रिलेटेड लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट करता हो, इनकंसिस्टेंट हो। जैसे एक ही एक्ट के 2 सेक्शन अलग अलग बात कह रहे हो, या एक एक्ट का नियम किसी दूसरे एक्ट के नियम से क्लैश कर रहा हो। इससे कंफ्यूजन होता है। इमेजिन करें इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन कुछ कहे और GST एक्ट का रूल उससे उलट हो, तो टैक्स पेयर क्या करेगा? ये अनोमली है। एम्बिग्विटी, अस्पष्टता, मतलब कानून की लैंग्वेज क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, जिसके एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सके। लॉयर्स इसी एम्बिग्विटी पर बहस करते हैं, जजेस को इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है और लिटिगेशन बढ़ता है। अगर कानून क्लियर होगा तो डिस्प्यूट के चांसेस कम होंगे। इनइक्वालिटी, असमानता, मतलब कानून का कोई हिस्सा अनफेयर हो, किसी ग्रुप के साथ भेदभाव करता हो या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो सकता है बनाते समय ये सोचा ना गया हो, या टाइम के साथ सोशल वैल्यूज बदल गए हों और अब वो प्रोविजन अनजस्ट लगे, अनफेयर लगे। तो कमीशन इन बड़ी सेंट्रल एक्ट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या कंपनीज एक्ट, इनको पीरियोडिकली रिव्यू करता है और उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढकर उन्हें फिक्स करने के तरीके सुझाता है। बिल्कुल, कमीशन इन मेजर सेंट्रल एक्ट्स को स्कैन करता है और ऐसी एनोमलीज, एम्बिग्युइटीज और इनइक्वालिटीज को आइडेंटिफाई करता है। फिर वो कॉन्क्रीट सजेशंस देता है कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? लीगल लैंग्वेज को मॉडर्नाइज करना।
अच्छा। पुराने मुश्किल अंग्रेजी शब्दों की जगह सरल शब्द यूज करना, डिफरेंट सेक्शंस में कंसिस्टेंसी लाना, डेफिनेशंस को ज्यादा प्रिसाइज बनाना, प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करना और फेयरनेस एंश्योर करना, ये सब चीजें आती हैं इसमें। अरे वाह, मतलब ये कमीशन सिर्फ बड़े पॉलिसी इश्यूज पर ही नहीं बल्कि लॉज की वर्डिंग, उनकी क्लैरिटी, उनके नट्स एंड बोल्ट्स पर भी ध्यान देता है। ये तो वैसा हुआ जैसे किसी बहुत पुरानी मुश्किल इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक को रिवाइज करके नया अपडेटेड इजी टू अंडरस्टैंड एडिशन निकालना, ताकि स्टूडेंट्स उसे आसानी से समझ सके और अप्लाई कर सकें। इससे लॉयर्स, जजेस और आम लोगों सबके लिए आसानी होती है। सही पकड़ा है, ये लीगल सिस्टम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है लॉज में। तो ये सारे फंक्शंस, ऑब्सोलीट लॉज हटाना, लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाना, सरकार को एडवाइस करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, गरीबों तक न्याय पहुंचाना और कानूनों को सिंप्लीफाई और इम्प्रूव करना, ये सब मिलकर लॉ कमीशन को लीगल रिफॉर्म का एक इंजन बनाते हैं, एक पावर हाउस बनाते हैं। ये कंटिन्यूअसली हमारे लीगल सिस्टम को आज की जरूरतों के हिसाब से ढालने का काम करता रहता है। बिल्कुल, लॉ कमीशन भारत के लीगल लैंडस्केप को डायनामिक और रिस्पॉन्सिव बनाए रखने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि कानून को समाज के साथ कदम मिलाकर चलना होता है। कानून स्टैटिक नहीं रह सकता। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 70 Law Commission of India of Indian Polity. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.